Hello everyone. So today date is 31st January and 2024. We are going to solve some PYQs of chemical coordination and regulation chapter. ये हमारे पास क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. आपको यहाँ पे मैच करने हैं और करेक्ट ऑप्शन को चारों में से सेलेक्ट करना है. इससे पहले हम पूरा जो चैप्टर का बेसिक समझेंगे, सारे बेसिक्स इसके क्लियर करेंगे कि अभी मैं आपको डायरेक्टली बता दूं भाई पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ये डिसीज होती है, थायराइड की ये होती है, तो आपको कंफ्यूजन लगेगा. और हालांकि हमें थोड़ा सा डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा आगे भी, चाहे वो सेकंड थर्ड किसी भी क्वेश्चन में करना हो. तो मैं सोच रही हूँ कि अभी हम इसके अच्छे से बेसिक्स क्लियर करते चलते हैं, इन चारों को अच्छे से समझ लेंगे और इस चैप्टर का जितना भी बेसिक पार्ट जो भी है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेंगे. तो स्पेस बनाते हैं सबसे पहले. चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो है हमारे चैप्टर का नाम है. इसमें क्या होता है, क्या कंसिस्ट करता है चैप्टर? न्यूरल सिस्टम प्लस दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है न्यूरल सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल सिस्टम की बात करी जाए तो ये फास्ट होता है और कैसा होता है ये, मतलब फास्ट के साथ साथ शॉर्ट लिव्ड होता है. ठीक है, इसकी लाइफ स्पैन कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड होती है. एंडोक्राइन की अगर मैं बात करूं तो ये स्लो होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है. कैसा होता है? लॉन्ग लास्टिंग. तो जो स्टडी होती है किसकी? एंडोक्राइन ग्लैंड की, एंडोक्राइन सिस्टम की. बेसिकली इसकी स्टडी को क्या बोला गया है? एंडोक्रिनोलॉजी. क्या नाम दिया गया है? एंडोक्रिनोलॉजी. किनके द्वारा दिया गया था? थॉमस एडिसन. ठीक है, थॉमस एडिसन के द्वारा जो है ये टर्म कॉइन की गई थी. उसके बाद अगर मैं आपको एक उसके डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ तो ये मान लो ये क्या है? ग्लैंड है. ये कैसी है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है. ठीक है, आप इसमें एक्सोक्राइन में एग्जांपल ले सकते हो. मान आप इसको स्वेट ग्लैंड अज्यूम कर सकते हो. ये सलाइवरी ग्लैंड भी हो सकती है. स्वेट और सलाइवरी ग्लैंड जो भी होती हैं कैसे होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं. ठीक है, ये इनका क्या है? टारगेट टिश्यू है. टारगेट टिश्यू तक यहाँ पे ये पहुंच गए. जो भी इनका टारगेट टिश्यू था वहां तक ये ग्लैंड जो है पहुंच गए हैं एक डक्ट के थ्रू. ठीक है, डक्ट होती है, डक्ट के थ्रू. डक्ट वालों को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, डक्टलेस को एंडोक्राइन बोलते हैं. उसके बाद क्या होगा? इनका जो सिक्रेशन होगा टारगेट टिश्यू तक, जो ये तो था भाई चलो एक्सोक्राइन ग्लैंड का. ठीक है, टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हो डक्ट की मदद से. अगर मैं एंडोक्राइन की बात करूं, एंडोक्राइन में जैसे कि ये डक्टलेस होते हैं, किसी भी डक्ट का जो है इसमें काम नहीं होता है, डक्टलेस होते हैं ये. इसमें आप ले सकते हो एग्जांपल पिट्यूटरी, पीनियल, पीटीएच यानी पैराथायरॉइड, थायराइड हार्मोन, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इनका सिक्रेशन कैसा होता है? ब्लड के थ्रू होता है भाई. ये टारगेट टिश्यू तक कैसे पहुंचते हैं? ब्लड इनका मीडियम होता है. ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में डिफरेंस बता दिया है और मेरे को यहाँ पे इस डायग्राम से समझाना भी वही था. उसके बाद कुछ जो एनसीईआरटी में, हालांकि ये नहीं दे रखा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड भी कुछ हमारे पास होते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड जैसे कि हमने पीछे अभी एंडो और एक्सो देखा है, तो अनऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड भी कुछ होते हैं. जैसे कि हो गया किडनी, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लीवर और हार्ट. ठीक है, हालांकि ये भी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. एक और टर्म होती है हिटरोक्राइन या फिर मिक्स्ड ग्लैंड ने हम बोल सकते हैं. इनके पास दोनों, मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन टिश्यूज, दोनों टिश्यूज इनके पास प्रेजेंट होते हैं. इकलौता एग्जांपल है पेनक्रियाज. याद रखोगे आप इसको. ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई अपने मेन चैप्टर पे. अभी तक ये मैंने आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बताया है इसका. अब बात करेंगे हार्मोन्स की कि हार्मोन्स क्या होता है. अब बात करेंगे हार्मोन्स की. ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं सबसे पहले समझो. प्राइमरी या फिर
केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, प्राइमरी या फिर केमिकल मैसेंजर होते हैं। और हार्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन नाम का हार्मोन था जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, सिक्रेटिन फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। उसके बाद ये टर्म किन्होंने दी थी? स्टार्लिंग। स्टार्लिंग याद रखेंगे भाई, हार्मोन्स टर्म वाज कॉइन्ड बाय स्टार्लिंग। हार्मोन्स की मैं आपको जो बिल्कुल स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है वो मैं बता देती हूँ। ये कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। ठीक है, मतलब कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ये जो है कंटेन नहीं करते। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं जो किसके ऊपर एक्ट करते हैं? इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। मतलब इंटरसेल्यूलर का मतलब होता है सेल टू सेल जो एक्ट करें। ठीक है, एज एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में। और ये ट्रेस अमाउंट क्यों भाई, इतना कम अमाउंट में क्यों? क्योंकि ये बहुत हार्मोन्स जो है वेरी रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। हार्मोन्स आर वेरी रिएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स के कुछ जो है फीचर्स के बारे में आपको बता देती हूँ यहीं पे वर्बली बोल के। देखो, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी। कोई सा भी हार्मोन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता सिर्फ और सिर्फ थायरोक्सिन को छोड़कर। ठीक है, कैन नॉट बी, ये रीयूज भी नहीं हो सकते कि भाई एक हार्मोन है बार बार वो रीयूज हुए जा रहा है। ये बार बार क्या है, हार्मोन्स बॉडी में रीयूज भी नहीं हो सकते और स्टोर भी नहीं हो सकते सिर्फ और सिर्फ थायरोक्सिन को छोड़कर। ठीक है, ये कैसे होते हैं? नॉन एंटीजेनिक होते हैं, मतलब कि इनके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। देखो, अगर एंटीजन कोई भी प्रेजेंट होता तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। अब हार्मोन के खिलाफ ही बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी तो भाई फिर फंक्शनिंग कैसे होगी बॉडी की? राइट, हार्मोन्स तो भाई बहुत इसेंशियल रोल प्ले करते हैं पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में, चाहे वो ग्रोथ से लेकर स्लीप वेक साइकिल क्यों ना हो। ठीक है, हर चीज में हार्मोन्स का काम है। अगर ये एंटीजेनिक सब्सटेंस होते तो भाई फिर इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती, और एंटीबॉडीज बनने का तो मतलब आप जानते हो कि वो उसको किल करेगा फिर उस एंटीजन के खिलाफ। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? नॉन एंटीजेनिक और नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है, मतलब कि किसी स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ठीक है, हार्मोन्स का जो मॉलिक्यूल होता है, हार्मोन मॉलिक्यूल जो है कैसे होते हैं? साइज में छोटे होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कैसा होता है? लो होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स की। ठीक है, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, इनकी बात करेंगे। एक हमारे पास होता है स्टीरोइड्स हार्मोन। सबसे पहला आएगा स्टीरोइड्स हार्मोन। आप मेरे साथ साथ याद करते चलना है इनको। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो फर्स्ट टाइम में ये ऐसे याद नहीं होंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको बता रही हूँ तो एक बार सुनने से याद नहीं होंगे, पढ़ने से नहीं होंगे। आपको 2-3 बार एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर की रीडिंग लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? स्टीरोइड हार्मोन्स। ये किससे डिराइव्ड होता है? डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। किससे? कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से ये डिराइव होता है। स्टीरॉयड हार्मोन्स में 2 टाइप के हार्मोन्स आ जाते हैं। एक होते हैं सेक्स हार्मोन्स, दूसरे होते हैं एडर्नल कोर्टेक्स हार्मोन्स। ठीक है, सेक्स हार्मोन में कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, एस्ट्राडायोल हो गया, और तीसरा हमारे पास कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अच्छे से आगे डिटेल में भी देखेंगे इनको, एक एक को जो भी मैं बताऊंगी इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको दूंगी। अभी मैं आपको ये बेसिक सी चीजें हैं ये अभी याद रखना है, क्योंकि देखो जो मैं अभी लिखवा रही हूँ ना, इसमें से आप देख लेना बहुत से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आए हुए, तो आप इन चीजों को साथ के साथ याद रखना। और एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन्स में कौन से आते हैं? इसमें आएगा भाई कोर्टिसोल, और दूसरा आता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, दूसरा मैं बात करूंगी, ये तो था स्टीरॉयड हार्मोन। दूसरा बात करेंगे हम किसकी? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये होते हैं टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड होता है, उसके डेरिवेटिव होते हैं। 2 टाइप के हैं अगेन ये भी। ठीक है, 2 में डिवाइडेड है। एक होते हैं एड्रेनल मेड्यूला हार्मोन, और एक होते हैं मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन हार्मोन।
और ये किससे डिराइव होते हैं? ये दोनों, ये ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड होता है, उससे डिराइव होते हैं। एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन्स होते हैं उसमें दो टाइप के होते हैं हमारे, एक होता है एपिनेफ्रिन, एक होता है नोर एपिनेफ्रिन। बेसिकली एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ, फिर भी आगे भी हम पढ़ेंगे इसको। तो ये मैंने आपको बता दिए दो टाइप के, कौन से बताए हैं? एक तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स, जो कि किससे डिराइव है? टायरोसिन अमाइनो एसिड से, जो कि ये दो में डिवाइड होते हैं। एक होता है एड्रेनल मेडुला हार्मोन, एक होता है मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी, इससे पहले हमने क्या बात करी है? स्टीरॉयड हार्मोन्स का मैंने आपको बता दिया है, जो कि डिराइव्ड किससे हुए? कोलेस्ट्रॉल से। दो में स्प्लिट है, सेक्स हार्मोन और एड्रेनल कोर्टेक्स हार्मोन। एड्रेनल कोर्टेक्स में कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन होता है, सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्राडायल होता है। ठीक है, अब थर्ड बात करेंगे, मैंने इस वजह से इरेज कर दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं था कोई फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपना थर्ड वन। थर्ड वन कौन सा होगा? आयोडो थायरोनिन। ठीक है, ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं, जितने भी थायराइड हार्मोन होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? आयोडोथायरोनाइन। फोर्थ हमारे पास आएगा, अब ये थायराइड हार्मोन्स मैंने बता दिया, थायराइड हार्मोन के बारे में आगे बताऊंगी आपको। फोर्थ आता है जिसका नेचर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, या फिर कैसा हो? प्रोटीन हार्मोन्स हो। कौन से आते हैं इसके अंडर? इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन, इंसुलिन। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स इसके अंडर आते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी में बताऊंगी कौन से हैं। ये हमारे पास होते हैं एफएसएच, एलएच, एडीएच, ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ये मैं बता दूंगी आपको, अभी आगे पिट्यूटरी पढ़ेंगे हम इसके बाद। ठीक है, और तो ये हमारे पास भाई मैंने आपको ओवरऑल थोड़ा सा बेसिक बता दिया है, कौन से हार्मोन किसके अंडर आते हैं और कौन किसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो इतना आपको अभी याद रखना है। अब मैं बताऊंगी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा होता है? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। सबसे पहली बात, ये कैसा होता है? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में मैंने शुरू में ही आपको डिफरेंस बता दिया था। ठीक है, 6 हार्मोन्स टोटल ये कंसिस्ट करता है। ये जो हाइपोथैलेमस होता है उससे अटैच होता है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में इस चैप्टर को खोल लीजिए और वहां पे एक फिगर दे रखी है। ठीक है, जहाँ पे इन सभी की पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड वगैरह हार्मोन सबकी क्या दे रखी है आपको? पोजीशन, लोकेशन वहां पे बता रखी है। एक बार आप उसके गो थ्रू कर ले, इजी हो जाएगा समझना। अटैच टू हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस होता है उससे अटैच होता है, जिसकी स्टोक मतलब स्टोक से अटैच होता है, जिसका नाम क्या होता है? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम बोला जाता है इसको। सॉरी, अब मैं इसको बनाकर दिखा देती हूँ। ठीक है, अच्छे से अब समझना। पहले मैं इसको खुद बना रही हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी। आप समझते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये जो ऊपर मैंने बनाए हैं ये होते हैं, इनका नाम होता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। ये रीजन होता है, ये होता है हाइपोथैलेमस, जिसका मैं अभी जिक्र किया था मैंने। ठीक है, ये वाला रीजन होता है, ये वाली साइड इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, और इस वाली साइड को बोला जाता है पार्स नर्वोसा, और जो बीच वाली साइड होती है इसको बोला जाता है पार्स इंटरमीडिया।
जो पार्स डिस्टेलिस होती है ये प्रोड्यूस और सिक्रेट करती है 6 हार्मोन्स को, ठीक है। पार्स नर्वोसा जो होती है वो सिक्रेट और प्रोड्यूस करती है 2 हार्मोन्स को। परवोसा इंटरमीडिया जो होती है, इसको हम पार्स इंटरमीडिया या परवोसा इंटरमीडिया बोलते हैं, ये सिक्रेट और वो करती है क्या, प्रोड्यूस करती है सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन को, ठीक है। जो दूसरा नाम होता है पार्स नर्वोसा का वो क्या होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये वाली जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला जाता है इसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अगर मैं अब इसकी बात करूं पार्स डिस्टेलिस, किसका दूसरा नाम होता है एडिनोहाइपोफाइसिस इसको बोलते हैं। ये होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दोनों के दोनों नाम बता दिए मैंने, कितने हार्मोन कौन सा सिक्रेट करते हैं अभी तक ये चीजें बताई हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगी कि ये इंटरमीडिया जो है ये मैंने बता दिया एक हार्मोन को सिक्रेट करता है। ये जो होती है, जो आपको दिख रही है, ये क्या होती है, पोर्टल सर्कुलेशन वीन। क्या होती है ये, पोर्टल सर्कुलेशन वीन इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे जो होते हैं ये जो होती है ये हमारे पास ये इसको बोलते हैं एक्सोन। उसके बाद मैं बात करूंगी जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो सिर्फ और सिर्फ 25% का कंपोजिशन रखता है, जबकि ये जो पार्स डिस्टेलिस एडिनोहाइपोफाइसिस है इसका 75% का, इस एंटीरियर पिट्यूटरी का 75% का कंट्रीब्यूशन और इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें। तो ये बिल्कुल बेसिक बात बताई है, यहाँ तक याद करो अभी कि पार्स डिस्टेलिस को एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, 6 हार्मोन सिक्रेट करता है, 75% का जो है इसका रेशियो है। पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन को, ये अपना पार्स नर्वोसा जिसका दूसरा नाम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्ट पिट्यूटरी 2 हार्मोन को सिक्रेट और प्रोड्यूस करता है। 25% का इसका क्या होता है, इसका प्रपोर्शन होता है, ठीक है। यहां तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताती हूँ आपको इन ह्यूमंस जो पार्स इंटरमीडिया है, जो मैंने अभी आपको बताया पीछे, जो पार्स इंटरमीडिया होती है जो मिड वाली, ये ऑलमोस्ट मर्ज्ड होती है किससे, पार्स डिस्टेलिस से, जो मैंने अभी आपको पार्स डिस्टेलिस बताई थी, ठीक है। उससे ऑलमोस्ट क्या होती है, मर्ज्ड होती है। अब बात करेंगे अलग अलग, मैं ये पार्स डिस्टेलिस की अलग बात करेंगे, पार्स इंटरमीडिया की अलग बात करेंगे और न्यूरोहाइपोफाइसिस की अलग बात करेंगे कि कौन से हार्मोन को सिक्रेट कर दिया। मैंने 6, 2 और 1 आपको ऐसे तो बता दिया नंबरिंग में। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई कौन से हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस की सबसे पहले बात करेंगे। इसमें कितने थे, 7 हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। पार्स ये 6 होते हैं बेसिकली, सॉरी 6, मैंने पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया दोनों को मिलाकर अभी बोल दिया है। तो ये कितने हार्मोन सिक्रेट करता है ये पार्स डिस्टेलिस, अलग से 6। अब 6 वो कौन से हैं, एक होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। दूसरा हमारे पास होता है प्रोलैक्टिन, PRL, ठीक है। फिर हमारे पास आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH से मैं लिख रही हूँ। फिर हमारे पास आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर हमारे पास आता है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी कि ACTH, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। फिर आता है FSH हार्मोन, यानी कि कितने हो गए, 6 हो गए। फिर हमारे पास क्या आता है, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट इससे क्या होता है, मर्ज होता है। एक हार्मोन कौन सा होता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, जो पिगमेंटेशन होती है स्किन की, वो कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, मेलेनिन नाम का, ठीक है, MSH। ये क्या होंगे, दोनों मिला के एडिनोहाइपोफाइसिस, या टोटल कितने, 7 हार्मोन हो गए। हमारे पास बच गया पार्स नर्वोसा, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, पार्स नर्वोसा का हम और क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा कौन सा होता है, वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है ADH, ठीक है। और ये क्या होते हैं भाई, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों सिंथेसाइज्ड होते हैं किसके द्वारा, सिंथेसाइज्ड बाय जो हाइपोथैलेमस होता है उससे सिंथेसाइज होते हैं दोनों,
जो हाइपोथैलेमस मैंने आपको बना के दिखाया था। और ये देखो सिंथेसाइज तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होते हैं और ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो जाते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस में। ये इनका डायरेक्ट सिंथेसाइजेशन जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस में नहीं होता, ये सबसे पहले हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस में। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने ओवरव्यू आपको अभी तक पिट्यूटरी का दे दिया है कि कौन से क्या हार्मोन थे। आप थोड़ा सा इन हार्मोन के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन को मैं ये भी बता देती हूँ भाई, प्रोटीन नेचर का होता है तो आपको पता चल गया होगा। और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि 3 लोब्स को ये कंटेन करता है। 3 लोब वो कौन से थे वो आपको पता चल गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम यहाँ पे FSH, जो मैंने आपको बोला था FSH, ये भाई मेल और फीमेल दोनों में ये हार्मोन काम करता है, इन मेल एंड इन फीमेल्स टू। मेल में क्या काम होता है इसका, ये रेगुलेट करता है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। ये हमारे पास जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम चैप्टर है 12th की बायोलॉजी में, वहां पे हम समझते हैं, वो चैप्टर मैं कवर करा चुकी हूँ। हालांकि ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, जो कि कहाँ पे, टेस्टिस के द्वारा। टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वहां पे इसका जो क्या होता है, प्रोडक्शन होता है किसका, स्पर्म का। टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं कम से कम 150 हर एक टेस्टिस में, और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं उसमें 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फीमेल में बात करेंगे तो फीमेल में इसका क्या काम होता है, देखो वहां पे तो स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे रेगुलेट करती है किसको, oogenesis को। oogenesis का मतलब होता है जो ओवम की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसको oogenesis बोलते हैं। ठीक है, ओवम या फिर ओवरी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारे पास LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी सेम फीमेल में भी और मेल में भी दोनों में ये काम करता है। मेल में क्या करता है, फीमेल में LH किसका रोल प्ले करता है, ओव्यूलेशन का, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे जो ओव्यूलेशन होती है वो LH हार्मोन की वजह से होती है। उस दौरान LH हार्मोन जो है अपनी पीक पे होता है, मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज बोला जाता है ओव्यूलेशन वाले टाइम पे। ठीक है, क्योंकि LH हार्मोन और FSH जो है काफी पीक पे होते हैं, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वगैरह। तो उस दिन क्या होता है, उस दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है फीमेल्स में। प्लस क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम की ओवरी में, प्लस फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इन ओवरी। ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन चालू हो जाएगी क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। क्योंकि ओवम रिलीज हो गया तो बॉडी क्या चाहेगी, या फीमेल की बॉडी की उसको स्पर्म मिले, वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम वो मतलब तैयारी पहले चालू कर देती है। उसके बाद जब स्पर्म नहीं मिलता कुछ टाइम के बाद तो क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम वॉल बनी होती है प्रोजेस्टेरोन की वजह से प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, उसका ब्रेकडाउन होने लगता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोबारा चालू हो जाती है। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर रहता है। मेल्स में अगर बात करी जाए तो ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं लेडिक सेल पे, एक्ट ऑन लेडिक सेल्स जो कि कहाँ पे, टेस्टिस में होते हैं, और स्टिमुलेट और सिंथेसाइज करते हैं मेल सेक्स हार्मोन को, मतलब जो एंड्रोजन होता है। ठीक है, लेडिक सेल्स के ऊपर काम करते हैं जो एंड्रोजन को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। और एंड्रोजन हार्मोन क्या रिलीज करता है भाई, एंड्रोजन से क्या रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन होता है। ठीक है, ये इन दोनों को मिलाकर FSH और LH दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, गोनेडोट्रोफिन्स। इनको क्या बोलते हैं हम, गोनेडोट्रोफिन्स बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, TSH की, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड से रिलेटेड हमारे पास आगे भी एक पूरा थायराइड ग्लैंड का टॉपिक है, वहां पे हम पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ। ये सिंथेसाइज और सिक्रेट करते हैं थायराइड हार्मोन्स को थायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट है ACTH, एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक जो है ये हार्मोन्स, एडिनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, जिनको क्या बोला जाता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी बोल देते हैं, फ्रॉम
एडर्नल, कहाँ से, फ्रॉम एडर्नल कोर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे स्टीरॉयड में सबसे स्टार्टिंग में स्टीरॉयड हार्मोन में मैंने क्या क्या बताया था, सेक्स हार्मोन थे और एडर्नल कोर्टेक्स वाले थे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं जिनको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स भी बोल देते हैं, एडर्नल कोर्टेक्स से। PRL की बात करूँ यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन की, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है मेमोट्रोफिन हार्मोन्स, मेमोट्रोफिन हार्मोन्स। ये क्या क्या काम होता है इनका देखो, या फिर इसको लेक्टोजेनिक भी बोल सकते हैं, तीसरा नाम ये भी हो सकता है इसका लेक्टोजेनिक। ये क्या करती है, किस में रोल प्ले करती है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है यानी कि जो ब्रेस्ट की फॉर्मेशन होती है फीमेल्स में, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, और उनके अंदर जो है मिल्क की फॉर्मेशन को भी कौन सिंथेसाइज करवाता है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन या मेमोट्रोफिन हार्मोन इसको बोल सकते हैं, या फिर लेक्टोजेनिक बोल सकते हैं। ठीक है, एक मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिकेप कराने के लिए बेसिक मतलब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख देती हूँ यहाँ पे किसका क्या नेचर है, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। TSH, ACTH और यहाँ पे है PRL। FSH की बात करूँ तो ये क्या है, गोनेड्स होता है, गोनेट्रोफिन। ये LH भी क्या होगा, गोनेड्स है ये भी। TSH की बात करूँ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, कैसा है, थायराइड हार्मोन है। ACTH की बात करी जाए तो ये कैसा है, एड्रेनल कोर्टेक्स ग्लैंड है। PRL की अगर बात करी जाए तो ये कैसा है, मेमोरी ग्लैंड है। अब तक जो मैंने पढ़ाया है सारा मैंने आपको यहाँ पे बेसिक के तौर पे भी साथ साथ लिख दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, ग्रोथ हार्मोन की, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है, सोमे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन यानी कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले तो किसको प्रमोट करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस को, प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। देखो अगर आपको पता चल गया ग्रोथ हार्मोन, मैंने अब नाम ले दिया तो आप इससे समझ गए होंगे कि जो हाइट बढ़ती है वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। अब इसमें मैं आपको एक दो चीजें डेफिशिएंसी अगर हो जाए या फिर ज्यादा मतलब जो इसमें डिसीज वगैरह है जो कि हमारे PYQ में पूछी जाती हैं, अब मैं वो चीजें आपको यहाँ पे लिखवाने वाली हूँ, वो बताने वाली हूँ। अगर डेफिशिएंसी हो जाए किसकी, डेफिशिएंसी ऑफ, अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है चाइल्डहुड से, ठीक है, बचपन से ही अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है बॉडी में, उसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, यानी कि वो बिल्कुल छोटा, ठीक है, जिसको बोना हम बोलते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जिसका दूसरा नाम होता है एटिलियोसिस। नेक्स्ट मेरे पास है अगर एक्सेस सिक्रेशन हो जाए, एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, चाइल्डहुड से बचपन से ही एक्सेस सिक्रेशन हो रहा है, पहले वाले में कम हो रहा है दूसरे में मतलब एक्सेस में हो रहा है, तो उस दौरान कंडीशन होती है जाइजेंटिज्म। ठीक है, अडल्ट में अगर मैं बात करूं, अगर मतलब अडल्टहुड में ये कंडीशन हो जाए कि भाई सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा हो जाए, तो एक कंडीशन होती है एक्रोमिजली। एक्रोमिजली में क्या भाई क्या होता है, इसमें गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस हो जाती है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, काफी विशाल का शरीर जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, जाइजेंटिज्म होता है, इसमें भी जाइंट का मतलब होता है बहुत ही विशाल। ठीक है, मतलब कि कोई भी जो बॉडी का पार्ट होगा, ठीक है, लिम्ब होगा, वो उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसकी ग्रोथ काफी होगी, ऐसे ही मतलब ग्रोथ बढ़ना काफी। नेक्स्ट हमारे पास होता है इसमें ग्रोथ हार्मोन, मैंने आपको बता दिया है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसको यहीं पे रेज करके देख लेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले तो ये जो हार्मोन होता है ये पिगमेंटेशन जो होता है स्किन का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, ठीक है। और डार्कनिंग ऑफ कलर वगैरह, मतलब बेसिकली मैंने पिगमेंटेशन बोल दिया तो अब वो तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि किसका कैसा कॉम्प्लेक्शन है। तो ये वो हार्मोन होता है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये मेलेनोसाइटिस के बारे में इतना ही पूछा जाएगा, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? ऑक्सीटोसिन। ये क्या होता है? देखो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन के बारे में। ये चीज तो मैं पहले ही बता चुकी थी कि ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं और फिर बाद में कहाँ पे रिलीज होते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस में, राइट। ये चीज तो मैं पहले ही बता चुकी थी आप लोगों को। ये ऑक्सीटोसिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है? ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसके ऊपर एक्ट करते हैं, एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल के ऊपर ये एक्ट करते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करते हैं। तो यानी कि कब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब रिलीज होता है भाई? ये समझो, फीमेल्स में ये स्टिमुलेट करता है विगरियस कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि बहुत ही मतलब विगरियस होते हैं, तेज जल्दी जल्दी में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को। किसके कॉन्ट्रैक्शन को? यूट्रस के चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर जब मिल्क इजेक्शन होता है मेमरी ग्लैंड से उस दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। और उसकी डिलीवरी के दौरान जो विगरस कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, वो उसको कौन स्टिमुलेट करता है? ऑक्सीटोसिन ही स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट हम दूसरी तरफ वैसोप्रेसिन की अगर बात करी जाए, जो इसी का जो है क्या है, एक हार्मोन है। ये भी सेम वही चीज सिंथेसाइज किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा होगा और रिलीज मतलब कहाँ पे हो जाएगा? फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस में, ठीक है। दूसरा नाम इसका ADH होता है। ये कहाँ पे एक्ट करता है? किडनीज पे एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन किडनी के ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है किसको? रिजॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन को ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसके? रिजॉर्प्शन को, H2O के। और इलेक्ट्रोलाइट जो भी होते हैं डिस्टल ट्यूबल्स, दो ट्यूबल्स होते हैं, दो प्रकार की, एक होता है प्रोक्सिमल और एक होता है डिस्टल, ठीक है। ये हम एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं बेसिकली। ये क्या होता है? आप इसका बिल्कुल वो समझ लो कंफ्यूजन। ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है वाटर के लॉस को, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन के थ्रू जो लॉस होता है वाटर का उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। कंडीशन क्या बोला जाता है? डायरिसिस। क्या नाम दिया जाता है इसको? डायरिसिस। और हाइपोसिक्रेशन, अगर ADH का हाइपोसिक्रेशन हो जाए, हाइपो का मतलब दो टर्म यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, एक हाइपो एक हाइपर। हाइपर जहां भी होगा इसका मतलब समझना कि ज्यादा, हाइपो का मतलब कि कम, ठीक है। तो अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए यानी कि कम सिक्रेशन हो किसका? ADH हार्मोन का, तो ये क्या करेगा भाई? वाटर के जो लॉस को नहीं प्रिवेंट कर पाएगा, तो उसकी वजह से कंडीशन हो जाती है जिसका नाम होता है डायबिटीज इंसिपिडस। जिसका क्या नाम होता है? डायबिटीज इंसिपिडस, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, बात करेंगे आप किसकी? थायराइड ग्लैंड की। यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमें दे रखा था, हमने पिट्यूटरी के बारे में बात कर लिया एक, हम अब थायराइड के बारे में बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड की यहाँ पे बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? H शेप की होती है। सबसे पहले तो ये H शेप्ड होता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि बटरफ्लाई शेप। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? थायराइड ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड भी थायराइड ही होता है। बाइलोब्ड होता है, यानी कि दो लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के। और बस इतना ही इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में जानेंगे। अब देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। देखो थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के हार्मोन्स जो हैं ये सिक्रीट और प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, T4 इसको बोलेंगे टेट्रा को। और एक होता है ट्राई आयोडोथायरोनाइन यानी कि T3 और T4 ये दोनों ही क्या होते हैं? थायराइड हार्मोन्स होते हैं।
सिंथेसाइज्ड फ्रॉम थायरोसिन, थायरोसिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है, उससे क्या होते हैं ये सिंथेसाइज होते हैं। T4 की अगर मैं बात करूँ, ये जो मैंने T4 यहाँ पे बोला है टेट्रा आइडोथायरोनाइन, ये प्रोड्यूस होता है ज्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में, यानी कि 80% मोर देन T3। T3 कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन सा होता है, T3 होता है। ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किसकी होती है, T4 की होती है। मोर रिएक्टिव T3 होता है इन टारगेट टिश्यू में जो T4 है वो उसको T3 में कन्वर्ट हो जाता है, किसके द्वारा, बाय रिमूविंग, एक आयोडीन मॉलिक्यूल को रिमूव करके वहां से T4 जो है T3 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन, क्या आपने सुना होगा कि आयोडीन वगैरह अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, अगर कमी हो जाए आयोडीन की तो उसकी वजह से क्या होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब मैंने अभी बताया था, हाइपो और हाइपर दो टर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे सबसे ज्यादा। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का ज्यादा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन हो जाती है। और इस या बोल सकते हैं हम एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट, यानी कि वो बड़ा होने लगता है, जिसका नाम होता है सिंपल गोइटर। कैसा, क्या नाम होता है जिसका, सिंपल गोइटर हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, ये मैंने आपको बता दिया, थायराइड ग्लैंड में T3 और T4, ये थायराइड हार्मोन में T3 और T4 आता है, और एक होता है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा बेसिक, फिर वर्बली बताती रहूंगी। देखो थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4, अब ये अभी मैंने बताया था, और एक होता है TCT, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। T3 और T4 की मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, आइडोथायरोनाइन होते हैं नेचर में। थायरोकैल्सिटोनिन की बात करूं TCT वाले की, ये प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में। दूसरा थायराइड हार्मोन का अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लूं तो ये सिक्रीट किसके द्वारा होते हैं, फॉलिकल्स के द्वारा। थायरोकैल्सिटोनिन की बात करूं तो ये पैराफोलिकुलर सेल्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। ठीक है, थायराइड हार्मोन जो होते हैं T3 और T4, ये BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका मतलब होता है ये इसको रेगुलेट करते हैं, और थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। T3 और T4 जो है ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, इंट्रा मतलब कि जो सेल के विद इन होता है। और थायरोकैल्सिटोनिन कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, जो मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंडिंग करते हैं। थायराइड हार्मोन के फंक्शन देख लो भाई, वर्बली सुन लो, आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन के हैं ये सभी। देखो, एक तो ये BMR को रेगुलेट करते हैं। जो मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट और प्रोटीन्स का, वो कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, थायराइड हार्मोन। ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कौन करता है, थायराइड हार्मोन इंक्रीज करता है। आरबीसी के प्रोडक्शन को इंड्यूस कौन करता है, थायराइड हार्मोन करता है भाई। इंक्रीज कर देता है फूड के ऑक्सीडेशन को, ताकि जो एटीपी या फिर कैलोरी या हीट जो है प्रोड्यूस हुई, सो इंक्रीज हीट प्रोडक्शन एंड मेंटेन, ताकि वो बॉडी टेम्परेचर को क्या मेंटेन रख सके। इसको हम बोलते हैं कैलोरीजेनिक हार्मोन। दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, कैलोरीजेनिक हार्मोन होता है। एक्सेलरेट करता है फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ को कौन, ये अपना थायराइड ग्लैंड। मेंटेनेंस किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का, ये भी कर सकता है। और इंक्रीज कर देता है न्यूरोट्रांसमीटर की एक्शन को, यानी कि एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन जो होते हैं, जो एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज होते हैं, जिनको हम इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन भी बोल सकते हैं। और ये किसमें मदद करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल्स में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उसमें भी ये, उसको भी रेगुलेट करने में ये मदद करते हैं। एक और टर्म यहाँ पे हमारे पास इसमें सामने आती है, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म एक मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये वो बता दिया था मैंने, ड्वार्फिज्म बता दिया, ठीक है, जैजेंटिज्म बता दिया, और ये गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस वाला बता दिया। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन का चाइल्ड स्टेज में। हाइपोसिक्रेशन यानी कि कम सिक्रेशन होना थायराइड का। इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए किसी फीमेल को, तो उसकी वजह से डिफेक्टिव डेवलपमेंट और मैचुरेशन होती है ग्रोइंग बेबी की, यानी कि उसकी ग्रोथ कम होगी, यानी स्टंटेड ग्रोथ होगी। मेंटल रिटार्डेशन मतलब कि लो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है उसका, एबनॉर्मल स्किन होती है, डीप म्यूटिज्म एटसेट्रा, ऐसी कोई भी कंडीशन जो है उसको हो सकती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास डिसीज आती है कौन सी, मिक्सोएडिमा। मिक्सोएडिमा यानी कि गर्ल्स डिसीज भी इसका दूसरा नाम है। वो गर्ल्स वाला नहीं है, GUSSLS वाला गर्ल्स है, ये गर्ल्स डिसीज इसको हम बोल सकते हैं मिक्सोएडिमा। देखो इसमें क्या होता है, मिक्सोएडिमा वर्बली सुनो,
इसमें लो सिक्रेशन होता है थायराइड हार्मोन का अडल्ट स्टेज में। क्या होता है इसमें, सिक्रेशन कम होता है थायराइड हार्मोन का अडल्ट स्टेज में। ठीक है। ओबेसिटी इसके लक्षण हो सकते हैं भाई, कुछ लोग ओबेस हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी इरेगुलर हो जाती है फीमेल्स में। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ओइडिमा क्या होता है भाई, स्वेलिंग आ जाना पूरी बॉडी पे। और अलर्टनेस में लैकनेस, यानी कि लैक ऑफ अलर्टनेस। तीसरा हमारे पास होता है, ये मैंने दोनों बता दिए तीन। अब तीसरा मैं बताने वाली हूँ ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज की अगर बात करी जाए तो ये किसकी वजह से होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन। ठीक है, हाइपर वर्ड का यहाँ पे मैंने यूज किया है। अगर एक और कंडीशन होती है ग्रेव्स डिजीज में, जिसको बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है। ग्रेव्स डिजीज में भाई वेट लॉस होता है, बेचैनी रहती है यानी कि रेस्टलेसनेस रहती है। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, जो ये हमारी पुतलियां होती हैं आंख की, ये फिर जाती है, मतलब कि इनका प्रोट्रूजन हो जाता है। स्वेटिंग यानी कि पसीना आता रहता है। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। और हार्ट रेट भी क्या है, इंक्रीज रहता है। और अगर कैंसर हो जाए किसका, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड के कैंसर के कारण, यानी कि जिस कंडीशन में क्या है थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर भी हो सकता है। कैंसर भी हो सकता है थायराइड ग्लैंड में, जिसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म, जो कि बॉडी फिजियोलॉजी को बहुत बुरी तरीके से क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये तो था इसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, ये मैंने आपको दो बता दिए। थायराइड हो चुका हमारा, वो क्या बोलते हैं उसको, दूसरा हमारा पहला कौन सा था, पिट्यूटरी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करेंगे पेनक्रियास वाली की, पेनक्रियाटिक की। इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। देखो पेनक्रियास की बात करेंगे। पेनक्रियाटिक एसाइन, यानी कि ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, एक टर्म है हमारे इसके पैराग्राफ में, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये 1 to 2 मिलियन होती हैं नंबरिंग में। क्या सिक्रेट करती हैं, सिक्रेट हार्मोन कैरिड बाय ब्लड। सिक्रेट हार्मोन उन हार्मोन को सिक्रेट करती है जो कि ब्लड के द्वारा क्या है, कैरिड होते हैं। सिक्रेट हार्मोन कैरिड बाय ब्लड। ठीक है। ये आइसलेट ऑफ लैंगरहीन जो होते हैं, लैंगरहैंस जो होते हैं भाई, दो टाइप के होते हैं। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा जो है वो ग्लूकागोन को सिक्रेट करता है और बीटा किसको, इंसुलिन को। ग्लूकागोन का क्या काम होता है, ये इंक्रीज कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और ये क्या है, ग्लूकागोन जो है 29 अमाइनो एसिड का बना होता है, यानी कि ये ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नॉर्मल ग्लूकोज लेवल कितना होता है भाई, 90 से 110, या मतलब 90 से 110 mg होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है। हाइपर ग्लिस्मिक की कंडीशन इसकी वजह से हो सकती है, यानी कि इसका ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाना। अगर मैं इंसुलिन की बात करूं तो ये देखो, ये तो इंक्रीज कर रहा है ग्लूकोज के लेवल को, इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज करता है ग्लूकोज के लेवल को। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी कि अपोजिट टू ईच अदर। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये किसके ऊपर, पेनक्रियाटिक सेल जो होते हैं मेनली एक्ट करते हैं लीवर सेल के ऊपर, जिसको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। इनहिबिट करते हैं किसको, सेल्यूलर ग्लूकोस अपटेक को और उसके यूटिलाइजेशन को। स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब है ब्लड शुगर का बढ़ जाना, यानी हाइपरग्लिस्मिया। अब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं 4 टर्म यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, वो आपको अच्छे से समझ लेनी है। यहाँ पे एक टर्म है ग्लूकोजेनेसिस, एक टर्म है ग्लाइकोजेनेसिस, एक टर्म है यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एक टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्लूकोजेनेसिस। अब ये समझो ग्लूकोजेनेसिस का क्या मतलब होता है। देखो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, फॉर्म। ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है
वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और इसका लेवल जो है इसमें बढ़ता है ग्लूकोज का। ग्लाइकोजेनेसिस की बात करूं, इसमें जो ग्लाइकोजन होता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस की बात करूं, लाइसिस का मतलब होता है भाई ब्रेक डाउन होना, या पहले दो में तो फॉर्मेशन था, इसमें क्या इसका ब्रेक डाउन है, यानी कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और इसका लेवल क्या है, इसका भी बढ़ता है। ग्लूकोजेनेसिस की मैं बात करूं तो ग्लूकोज फॉर्म्ड बाय अदर, मतलब किसी और से, फॉर्म्ड बाय अदर मतलब कोई और अमाइनो एसिड से जो है क्या है ग्लूकोज बनता है, इसमें लेवल बढ़ता है। अमाइनो एसिड हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, कोई सा भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, ये ग्लूकोगन की, ये जो अपना ग्लूकागोन जो था अपना आइसोलेट ऑफ लैंगरहीन में, उसका जो पहला ये था हमने कर लिया। आप थोड़ा सा इंसुलिन के बारे में समझेंगे, जो कि बीटा सेल्स के कंसिस्ट करते हैं, किसको सिक्रीट और सिंथेसाइज करते हैं, इंसुलिन को, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इंसुलिन भाई लीवर सेल्स जो होते हैं, यानी कि जिनको हम बोल सकते हैं एडिपोज टिश्यू, वहां पे ये एक्ट करते हैं। 51 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है, इंसुलिन क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसाइसिस को, अमाइनो एसिड मतलब अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, उनके सिंथेसाइज को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इनको। इंड्यूस सेलुलर अपटेक, सेलुलर अपटेक को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देते हैं, कम करते हैं, यानी कि हाइपोग्लिसमिक हार्मोन हम इन्हें बोल सकते हैं। और सेलुलर ग्लूकोज अपटेक जो है उसको इंक्रीज करते हैं, यानी कि स्टिमुलेट किसको करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस को। अब ग्लाइकोजेनेसिस मैंने बताया था, ग्लूकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को लीवर में रिड्यूस करते हैं। ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है, अब ये जो ग्लूकोज किसी और मतलब अमाइनो एसिड वगैरह से जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, इंसुलिन की सिक्रेशन अगर लो हो तो उस कंडीशन में हाइपर सिक्रेशन हो जाता है, और उसमें उस दौरान ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है भाई वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि हाइपर ग्लिसमिक कंडीशन होती है, जिसकी वजह से एक डिसीज हो जाती है जिसका नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। एक पीछे मैंने आपको डायबिटीज इंसिपिडस बताई थी और एक यहाँ पे डायबिटीज मेलिटस है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं, मतलब कि अगर मैं बात करूं ये इसके क्या क्या वो होते हैं सिम्टम्स डायबिटीज मेलिटस के, एक होता है पोलीफेजिया का मतलब ये होता है कि भाई बहुत ज्यादा भूख लगना, मोर हंगर। दूसरा होता है ग्लाइकोसूरिया, तीसरा होता है कीटोन्यूरिया। ये जो ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया होता है, ये जो इंसिपिडस वाला केस था उसमें एब्सेंट होते हैं। हमारे पास एक होता है फोर्थ सिम्टम, इसमें होता है पोलिडीसिया। पोलिडीसिया का मतलब प्यास भी ज्यादा लगती है, मोर थ्रस्ट एंड मोर हंगर। ठीक है, और ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया क्या होता है भाई, यूरिन में जब ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज की मात्रा हो तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया कंडीशन। डायबिटीज ये जो है दो टाइप की होती है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा हम बोल सकते हैं क्या, टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज की बात करूं तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी कि इसमें जो बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सिर्फ, और इंसुलिन का लेवल क्या है ब्लड में कम हो जाता है। टाइप 2 की बात करूं, ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है ये। इतना ही आपको याद रखना है, मैंने काफी अच्छे से आपको बता दिया काफी डिटेल में। इससे बाहर हमारे पास इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा शायद हमें, बाकी PYQ जैसा हमारे पास अभी देखने को मिलेगा हम सोल्व करेंगे, तो उसके हिसाब से बात कर लेंगे क्वेश्चन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एड्रेनल ग्लैंड की। एड्रेनल ग्लैंड दो में स्प्लिट है भाई, एक होता है मेड्यूला और एक होता है कोर्टेक्स। एक होता है मेडुला रीजन और एक होता है कोर्टेक्स रीजन। मेडुला रीजन जो होता है वो अंदर वाला होता है और कोर्टेक्स क्या होता है, बाहर वाला रीजन होता है। एड्रेनल मेडुला की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, सिक्रीट करते हैं अमाइन नेचर वाले हार्मोन्स को, और एड्रेनल कोर्टेक्स की बात करूं तो स्टीरॉयड वाले को, ये मैंने आपको पहले बताया था। एड्रेनल मेडुला की बात कर लेंगे, ये क्या करते हैं भाई, दो हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, एक होता है एड्रेनलिन और एक होता है नोर एड्रेनलिन। ठीक है,
यानी कि ये इसका दूसरा नाम एफिनेफ्रिन भी हो सकता है और उसका दूसरा नाम नोरेड्रेनालिन वाले का नोरेफ्रिनेलिन। ये कैसे होते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी या स्ट्रेस हार्मोन इनको बोलते हैं, या फिर हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट बोला जाता है। यानी कि ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं, और ये हार्ट हो गया, स्केलेटन, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स और फैट सेल्स के ऊपर ये एक्ट करते हैं। एक दूसरे के एंटागोनिस्ट नहीं होते, हार्मोन के अपोजिट नहीं होते, ना ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर कंट्रोल होते हैं। अब इसके इफेक्ट देखो कि ये अगर ये हार्मोन रिलीज हुए बॉडी में तो उसका इफेक्ट क्या क्या होंगे, उसके इफेक्ट बताने हैं। देखो जो ब्रीदिंग एंड हीट वो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। अब आप सोच के देखो, आप किसी कंडीशन में बहुत बुरी तरह डर चुके हो तो आपकी बॉडी क्या क्या सिम्टम्स देती है, आपकी भाई सांस फूल जाती है, सांसें तेज हो जा मतलब वो अपना हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, ये और मतलब ये रोंगटे खड़े हो जाना। ठीक है, ये सारे कंडीशन मतलब किसकी होती हैं, ये उस दौरान ये स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, या जो हमारे पास ये एड्रेनल मेडुला के दोनों हार्मोन है, ये उस दौरान क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। ठीक है, ये रेजिंग ऑफ एयर इसको बोलते हैं पाइलो इरेक्शन कंडीशन, ये होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एड्रेनल कोर्टेक्स की। अगर मैं बात करूं तो 3 लेयर होती हैं भाई, इसकी 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर स्टीरॉयड नेचर होता है। कोर्टिकोइड्स इसमें हार्मोन से कंसिस्ट करता है। सबसे पहला इसमें होता है मिनरल कोर्टिकोइड्स। सबसे पहला कौन सा होगा इसमें, मिनरल कोर्टिकोइड्स। सबसे पहला कौन सा है, मिनरल कोर्टिकोइड्स होता है। ये क्या करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन रखता है। मेन इसका मिनरल कोर्टिकोइड का कौन सा हार्मोन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन क्या करता है भाई, स्टिमुलेट करता है सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को और किसके एक्सक्रीशन को, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन के उसको एक्सक्रीशन को। नेक्स्ट ग्लूकोकोर्टिकोइड की बात करूं तो उसमें मेन हमारे पास होता है कोर्टिकोइड, जो कि जिसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोल सकते हैं कोर्टिसोल को, क्योंकि ये आरबीसी की फॉर्मेशन में मदद करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है इसमें सेक्स हार्मोन्स, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होते हैं। ग्रोथ किसकी, एक्सियल हेयर की, प्यूबिक हेयर की, फेशियल हेयर की ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो किसकी वजह से होती है, सेक्स हार्मोन की वजह से होती है। और अगर मैं एक बात करूं एक्स्ट्रा थोड़ा सा, मेन हार्मोन जो सीक्रेट होता है किसके द्वारा, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, वो कौन सा होता है, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन यानी कि DHEA। ठीक है, फीमेल के द्वारा मेन एस्ट्रोजन होता है। एक्सेसिव सिक्रेशन अगर सेक्स कोर्टिकोइड यानी एंड्रोजन की फीमेल में हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, एड्रेनल वायरलिज्म बोलते हैं उसको, मतलब कि कुछ मेल कैरेक्टर अपीयर होने लगते हैं फीमेल में। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल मैंने आपको जो है काफी सारी बातें इसके बारे में बता दी है। तो अब जो है हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आई गेस। तो आप देखो हमने जो है अप्रोक्सीमेट काफी टाइम जो है पूरा बेसिक क्लियर करने में लगा दिया। मतलब मैंने आपको मतलब ओवरऑल चैप्टर खत्म ही हो जाता अगर थोड़ा सा और टाइम अगर हम इसमें लगाते। तो अब हम PYQs में थोड़ा ही टाइम लगाएंगे भाई, साथ जल्दी जल्दी हम इसको सोल्व करते जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं चैप्टर की। ठीक है, तो अब आप देखो खुद से रीडिंग भी मस्ट है अगर और अच्छे से सोल्व करना चाहोगे बाकी आप। ठीक है, अपना रीडिंग एक बार ले लेना। तो मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन दिखाना। मैंने चारों आप सबको समझा दिए हैं अच्छे से। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास जो होगा वो कौन सा है, बी होगा। ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से कौन सी डिसीज होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। थायराइड ग्लैंड ग्रेव्स डिसीज, एड्रेनल ग्लैंड की वजह से एडिसन्स डिसीज और पैनक्रियास की वजह से डायबिटीज मेल्टस। लेकिन फिर भी मैं एक बार रीडिंग लेके आपको बता देती हूँ। ग्रेव्स डिसीज की अगर मैं बात करूँ तो ये किसकी वजह से होती है, एक्सेस सिक्रेशन किसका, थायराइड हार्मोन का, यानी T3 एंड T4। डायबिटीज मेलिटस की बात करूँ तो ये हाइपोसिक्रेशन किसका, इंसुलिन का, बेटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से। डायबिटीज इंसिपिडस की बात करूं तो हाइपोसिक्रेशन किसका, ADH का, किससे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एडिसन्स डिसीज की बात करूं तो इसमें हाइपोसिक्रेशन होता है एड्रेनल कोर्टेक्स के हार्मोन का। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस एक डिसऑर्डर होता है सोल्ट और वाटर के मेटाबॉलिज्म की वजह से। इसके सिम्टम क्या होते हैं, आपको थर्स्ट मतलब प्यास ज्यादा लगेगी, यूरिनेशन हैवी होगा और एक्सेसिव वेट लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी कौन सी है। ग्लूकागोन हाइपोग्लिसमिया से नहीं भाई, हाइपो नहीं, हाइपर।
ठीक है, यहाँ पे ग्लूकागोन और इंसुलिन दो बताए थे मैंने आपको, राइट। हाइपर था इसमें, और उसमें इंसुलिन वाले केस में था हाइपोग्लिस्मिया। इंसुलिन एक्ट करता है पैनक्रियाटिक सेल पे, और नहीं बिल्कुल गलत है, ये एडिपोज टिश्यू वाले पे अपना एक्ट करता है लीवर सेल्स पे। इंसुलिन एसोसिएटेड होता है गलत, हाइपर से नहीं हाइपोग्लिस्मिया से, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें बताई हैं भैया आपको। ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। ग्लूकागोन जो है एसोसिएटेड होता है हाइपोग्लिस्मिया से। इंसुलिन एक्ट करता है हेपेटोसाइट्स पे और एडिपोसाइट्स पे, और एसोसिएटेड होता है हाइपोग्लिस्मिया से। ग्लूकोकोर्टिकोइड की बात करूँ, ये स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ताकि ब्लड शुगर लेवल क्या है इंक्रीज हो सके। आर्टिफिशियल लाइट एक्सटेंडेड वर्क टाइम और रिड्यूस स्लीप टाइम डिस्टर्ब द एक्टिविटी हो ऑफ। आर्टिफिशियल लाइट की वजह से और अगर वर्क टाइम एक्सटेंड हो जाए और स्लीप टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो वो किसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है, ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन है भाई पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड हमारे पास बच गया था, पीनियल ग्लैंड भाई मैं अब इस क्वेश्चन में कवर करा देती हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पीनियल ग्लैंड को अभी हम देख लेंगे। पीनियल ग्लैंड में क्या होता है, ये इंक्रीज करता है किसको, डिम लाइट एंड डिक्रीज इन ब्राइट लाइट। मतलब कि अगर डिम लाइट यानी कि लाइट अगर कम है तो उस दौरान तो ये पीनियल ग्लैंड की सिक्रेशन यानी मेलेटोनिन हार्मोन, ये सबसे पहले तो ये जान लो, मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रेट और प्रोड्यूस करता है, वो इंक्रीज हो जाता है डिम लाइट में और डिक्रीज हो जाता है ब्राइट लाइट। मतलब ब्राइट लाइट जब होगी जब ये डिक्रीज हो जाता है। मेलेटोनिन का क्या काम होता है, ये मेंटेन करता है किसको, 24 आवर की जो रिदम होती है उसको ये क्या करता है, मेंटेन रखता है, यानी कि इंड्यूस करता है स्लीप, जो स्लीप हार्मोन्स होते हैं उनको ये इंड्यूस करता है। इसके फंक्शन क्या है भाई, जो नॉर्मल रिदम होती है स्लीप वेक साइकिल की उसको ये इंड्यूस करता है। इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, डिफेंस कैपेबिलिटी को, इन्फ्लुएंस करता है बॉडी टेम्परेचर को, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेलेटोनिन अगर लाइट स्किन कलर, मतलब मेलेटोनिन और एमएसएच ये दो हमारे पास पिगमेंटेशन के होते हैं। मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से जो स्किन का कलर है वो लाइट होता है, यानी कि जिनको बोलते हैं बहुत ही गोरे लोग जो होते हैं। एमएसएच जो मैंने मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताया था उसकी वजह से स्किन का कलर कैसा होता है, डार्क होता है, ठीक है। मैमल्स में बात करूं, पीनियल ग्लैंड जो है सिक्रेट करती है किसको, एंटीगोनेडल हार्मोन को, जो कि सुप्रेस कर देते हैं गोनेडल एक्टिविटीज को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, ठीक है, यानी कि बेसिकली इनहिबिट कर देंगे गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को। प्यूबर्टी के दौरान कैल्शियम डिपॉजिट हो जाते हैं पीनियल ग्लैंड में, पीनियल सिक्रेशन वहां पे स्टॉप हो जाती है और गोनेडल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और डिफेंस कैपेबिलिटी भी उसकी इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये था पूरा ओवरऑल पीनियल ग्लैंड का। मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद द रिस्पेक्टिव डिसीज। अब यहाँ पे वही मतलब सेम क्वेश्चन आ गया जो हम पहले कर चुके हैं, तो इसको मैच करना है उसके रिस्पेक्टिव हार्मोन से, कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इंसुलिन, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। उसके बाद थायरोक्सिन, गोइटर। कोर्टिकोइड्स क्या आएगा, फर्स्ट हमारे पास एडिसन्स, और ग्रोथ हार्मोन डायबिटीज इंसिपिडस। बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं एक मिनट, डी का थर्ड आएगा एक्रोमिजली, इसका एक्रोमिजली आएगा भाई, ठीक है। ये डायबिटीज इंसिपिडस वाला इसमें कोई नहीं है, यानी करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइनो एसिड डिराइव्ड, कौन सा इनमें से अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन है, ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी थी। कौन सा है भाई उसका अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन कौन सा होगा इसमें से, एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये हमने इस चैप्टर में बात ही नहीं की है, ना इनके जिक्र है कहीं पे भी, तो इनकी बातें हमें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एपिनेफ्रिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर टेम्परेचर एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमंस बॉडी इज टेम्परेचर कह रही हूँ, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। याद करो भाई, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट हो जाता है। देखो एक बार जब ओव्यूलेशन होती है मिड में मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी 14th डे के अराउंड ओव्यूलेशन होती है फीमेल में, उसके बाद वो ओवम रिलीज होता है, तो बॉडी क्या होती है, फीमेल की बॉडी खुद को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए। वो चाहती है स्पर्म जैसे ही आएगा वो प्रेगनेंसी जो है अटेन कर सकती है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल काफी बढ़ जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है इसकी वजह से। लेकिन जैसे ही अंत आने लगता है और जो उसको ओवम को स्पर्म नहीं मिल पाता, तो उस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। तो ये क्या हुई, टेम्पररी हुई, कुछ टाइम के लिए मतलब जनरेट होती है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, वापस डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। इन गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होता है नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट सोन, जो कि
रिप्रोडक्शन में नीडेड होता है वो किसके ऊपर एक्ट करता है ये बताना है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है भाई एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और स्टिमुलेट करता है किसके सिक्रेशन को, एलएच और एफएसएच के। ठीक है, एलएच और एफएसएच आएगा, ये ऑक्सीटोसिन का जिक्र नहीं होता। ये दोनों हार्मोन किसमें नीडेड होते हैं, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर वगैरह में मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, एलएच और एफएसएच दोनों समझा चुकी हूँ मैं स्टार्टिंग में। हाइपर सिक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन का हो जाए अडल्ट में तो डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज, तो वो फर्दर इंक्रीज जो है हाइट में नहीं होने देता। क्यों? बिकॉज क्या रीजन है इसका, तो एपिफिजियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एडोलसेंस, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब ये थोड़ा सा समझो, मैं वर्बली आपको बोल के बता देती हूँ। एपिफिजियल प्लेट जो होती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, बोन की ग्रोथ के लिए, वो क्लोज हो जाती हैं आफ्टर एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है भाई, आपकी जो मतलब वो प्यूबर्टी वगैरह हिट करती है, तो उसके बाद जो ये एपिफिजियल प्लेट होती हैं ये क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्लोज। उसके बाद क्या होगा, जो आफ्टर एडोलसेंस, सो हाइपर सिक्रेशन जो होगा ग्रोथ हार्मोन का, हाइपर सिक्रेशन यानी कि जो ज्यादा सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का अडल्ट्स में, वो फर्दर इंक्रीज हाइट को नहीं करेगा। तो एपिफिजियल प्लेट क्या होती है, एक हाईलाइन कार्टिलेज प्लेट होती है मेटाफाइसिस में एट ईच एंड ऑफ लॉन्ग बोन, मतलब कि जितनी भी लॉन्ग बोन होती है उनके हर एक एंड पे होती है। तो एडोलसेंस के बाद ये क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो कि एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। कौन से हैं इनमें से वो, देखो पैराथ्रोमोन और कैल्सिटोनिन दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागोन ये भी दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, पढ़ाया था मैंने। एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर ये भी होते हैं। रिलैक्सिन और इनिबिन ये नहीं होते। ठीक है, ये एंटागोनिस्ट नहीं होते, इनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। रिलैक्सिन और इनिबिन का मतलब कि इनिबिट कर दे, जो उसकी किसी भी हार्मोन की ग्रोथ या प्रोडक्शन को बंद कर दे। रिलैक्सिन जो उसको इंड्यूस करे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ सभी के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कैल्सिटोनिन एक्सर्ट्स इट्स, मतलब जो कैल्सिटोनिन होता है वो अपने इफेक्ट को एक्सर्ट करता है बाय इंटरेक्टिंग विद, जो टारगेट सेल के साथ इंटरेक्ट करके, प्राइमरी बोन में और उसके बाद किडनी में। जो एक्शन होता है पैराथ्रोमोन का और कैल्सिटोनिन का, वो एंटागोनिस्ट यानी अपोजिट होता है एक दूसरे के बोन रिजॉर्प्शन में, लेकिन सिनर्जिस्टिक ऑन डिक्रीजिंग द रेनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, मतलब बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट, इतना ही जानो। इंसुलिन का आपको पता ही है भाई क्या होता है, ग्लूकागोन भी आपको पता है, मैंने आपको पेनक्रियाज में बता दिया था ये। ठीक है, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन क्या होता है, वो इनहिबिट कर देता है पोटेशियम की डिप्लीशन, यानी पोटेशियम की कमी नहीं होने देता। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एएनएफ की। ठीक है, ये जो एंट्री नाइट्रियोटिक फैक्टर जो होता है, इसका क्या काम होता है, ये इनहिबिट करता है एसीटीएच को, यानी कि बेसल और एसीटीएच की फॉर्मेशन को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इनिबिन तो आपको पता है एक हार्मोन होता है जो सिक्रेट होता है ग्रेन्युलोसा सेल्स के द्वारा, जो ओवरी के होते हैं, जो इनिबिट कर देते हैं किसको, एफएसएच की सिक्रेशन को, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। जबकि रिलैक्सिन की बात करूं तो ये ओवरी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और प्लेसेंटा के द्वारा चाइल्ड बर्थ टाइम के दौरान टू सॉफ्टन द, जो लिगामेंट होते हैं पेल्विस के और सर्विक्स को वाइडन करने के लिए, उस काम के लिए। ठीक है, डिलीवरी के दौरान होते हैं। उसके बाद बात करेंगे 10th क्वेश्चन की, चेंजेस इन जीएनआरएच। अगर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन में चेंजेस आ जाए उनके पल्स फ्रीक्वेंसी में, फीमेल्स के केस में, वो किसके द्वारा कंट्रोल होगी, इस कंट्रोल बाय जो सर्कुलेटिंग लेवल है, किसके सर्कुलेटिंग लेवल से वो कंट्रोल होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है इसका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब मेरी बात समझो, पिट्यूटरी मतलब पिट्यूटरी के ऊपर जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो किसको स्टिमुलेट करते हैं, किसके सिंथेसिस को, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स की सिंथेसिस और सिक्रेशन को वो स्टिमुलेट करते हैं। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं यानी कि एफएसएच को, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं यानी कि एलएच, ये जो प्रोसेस होते हैं किसके द्वारा कंट्रोल होता है, जो साइज और फ्रीक्वेंसी होती है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग पल्सेस की, उसके द्वारा, एज वेल एज जो फीडबैक होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन से, उसके द्वारा। लो फ्रीक्वेंसी जो होगी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की, मतलब उसके पल्सेस की, वो किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज के लिए। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी की जीएनआरएच पल्सेस की, वो किसको स्टिमुलेट करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की पल्सेस को, इन एक मैनर या दूसरे मैनर में, मतलब किसी भी तरीके से ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एज इट इज याद रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म में, इनमें से कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास एल्डोस्टेरोन, बाकी इंसुलिन, कोर्टिसोन और ग्लूकागोन, ये तो तीनों पढ़ते ही थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा आपको। एल्डोस्टेरोन क्या होता है भाई, एड्रेनल कोर्टेक्स के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोटेशियम और सोडियम लेवल की रेगुलेशन में बॉडी में। ठीक है, एल्डोस्टेरोन।
12th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड। तो कौन सा था वो, मैंने आपको बताया था कि भाई जो सिंथेसाइज तो हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन रिलीज किसके द्वारा होता है, रिलीज्ड बाय रिलीज टू कहाँ पे, न्यूरोहाइपोफाइसिस में। कौन से बताए थे मैंने, वो आपको बार बार मैंने बताया था। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच, यानी कि दूसरा नाम इसका क्या था, वेसोप्रेसिन, और दूसरा हमारे पास कौन सा हार्मोन था, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ये दो थे। नेक्स्ट बात करेंगे, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग के साथ हार्मोन को आइडेंटिफाई करना है ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स है, मतलब सोर्स भी करेक्ट होना चाहिए और फंक्शन भी करेक्ट होना चाहिए। तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है भाई। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये वाला गलत है हमारा। मेलेटोनिन पीनियन ग्लैंड रेगुलेट करता है, नॉन, बिल्कुल ठीक है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ इन एक्टिव फीमेल, गलत। प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन का तो प्रेगनेंसी से लेना देना होता है बहुत ज्यादा। एंटी नाइट्रोटिक फैक्टर वेंट्रिकुलर वॉल इंक्रीज, गलत है। अब यहाँ पे सुनो, मैं आपको सारा करेक्शन भी बता रही हूँ, किसका क्या फंक्शन है वो भी बता रही हूँ। ऑक्सीटोसिन एक न्यूरो हाइपोफिजियल हार्मोन होता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा और स्टोर और सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। स्टिमुलेट करता है जो स्मूथ मसल होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है, स्मूथ मसल टिश्यू की कॉन्ट्रैक्शन को, किसकी वॉल में, यूट्रस की वॉल में, चाइल्ड बर्थ के दौरान। प्रोजेस्टेरोन एक फीमेल हार्मोन होता है जो कि ओवरीज के द्वारा प्रोड्यूस होता है मैच्योर एग की, यानी कि मतलब मैच्योर एग के रिलीज के दौरान, यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान। प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है जो यूट्रस की लाइनिंग होता है उसको प्रिपेयर, यानी एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है कि वो एग को रिसीव करे, और अगर वो फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म के द्वारा तो मतलब उसको प्रिपेयर करता है। अगर वो एग के द्वारा फर्टिलाइज नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल अल्टीमेटली ड्रॉप हो जाता है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर की बात करूं तो ये एक हार्मोनल सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस होता है राइट आर्ट्रियम के द्वारा, ठीक है, जो हार्ट में राइट आर्ट्रियम होती है भाई उसके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, जो स्टिमुलेट करता है सोडियम के एक्सक्रीशन को और वाटर को किडनीज के द्वारा, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है। फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस कोज एक्टिवेशन ऑफ, किसकी एक्टिवेशन को कोज करते हैं, फाइट और फ्लाइट वाले जो रिएक्शन होते हैं वो जो हार्मोन होते हैं। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड लीडिंग टू इंक्रीज किडनी लीडिंग टू सुप्रेशन ऑफ एड्रेनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया था फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन से होते हैं, तो ये तो पता है हमें। एड्रेनल मेडुला को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं, और ये सिक्रीट करते हैं एड्रेनलिन को यानी कि एपिनेफ्रिन को, और नोर एड्रेनलिन को यानी कि नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स को। एड्रेनलिन की मैं बात करूं जिसका नाम होता है एपिनेफ्रिन, उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। यानी या इसको हम 3F हार्मोन भी बोल सकते हैं, यानी कि फियर, फ्लाइट एंड फ्लाइट। ये स्टिमुलेट करता है किसको, स्वेटिंग को, हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, डायलेशन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी का, यानी कि सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट, मतलब कि उसका जो ब्लड उसका क्या बोलते हैं उसको, ब्लड की जो सप्लाइंग होती है हार्ट मसल्स तक वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ब्रोंकाइल्स फॉर इंक्रीजिंग इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, और प्यूपिल फॉर बेटर विजन, मतलब इन सब का जो है क्या हो जाता है वो ओवर, मतलब बोलते हैं मतलब कि सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है। इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। तो इसी के साथ हमारे जो PYQs है वो फिनिश हो गए हैं। 80% चैप्टर भी कवर हो गया है इसमें हमारा, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।